नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो दिशा 2020 की श्रृंखला चल रही थी, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में भी गुहिल और सिसोदिया वंश से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं जो 1992 से लेकर 2025-26 तक पूछे गए हैं, 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं जिनमें मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। और ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट हमारा तीसरा रहेगा। 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, पहले आप उन पर विजिट करें, बाद में आप पार्ट 3 पर आएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ न्यू क्वेश्चन भी मैं आज लेकर के आया हूँ, तो करते हैं हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट। 33 तक हमने क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलको स्टडी चैनल पर आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित शासकों में से 1734 ईस्वी के हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभय सिंह ने, संग्राम सिंह ने, जगत सिंह ने, जय सिंह ने? तो उत्तर करेंगे जगत सिंह ने। व्याख्या देखो। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा हुरडा भीलवाड़ा में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। बढ़ते हैं आगे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 14, 16, 22, 32? तो उत्तर करेंगे 16। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 16 सामंत थे और 32 उमराव थे। व्याख्या देखो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या। मेवाड़ के सामंतों की 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी सामंतों की? 3 श्रेणियां थी मेवाड़ में, जिसमें प्रथम श्रेणी के 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत थे तथा तृतीय श्रेणी के सामंत गोल के सामंत कहलाते थे। यानी प्रथम श्रेणी में जो सामंत थे वो 16 थे। इनको 16 सामंतों को उमराव कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत हुआ करते थे और तृतीय श्रेणी के जो सामंत होते थे उनको गोल कहा जाता था। बढ़ो आगे और याद करते हुए भी चलो। राणा कुंभा की हत्या हुई थी अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, नागदा में? तो उत्तर करेंगे कुंभलगढ़ में। व्याख्या देखो। राणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में इसके पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव तालाब के पास की थी। राणा कुंभा था, इसके 2 पुत्र थे, राय सिंह और महाराणा उद्दा। कहते हैं कि उद्दा जो था उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी जब महाराणा कुंभा उन्माद रोग से पागल हो गया था। यानी उन्माद रोग महाराणा कुंभा को हो जाने के बाद में जो उद्दा था, ये मेवाड़ का पितृहंता भी कहलाता है। इसने अपने पिता को यानी कि मृत्यु की शैया पर यानी कि लिटा दिया था और फिर खुद राजा बना था। और कहते हैं फिर उद्दा भी बिजली गिरने से उद्दा की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? अमर सिंह ने, करण सिंह ने, जगत सिंह ने, तख्त सिंह ने? उत्तर करेंगे जगत सिंह ने। RPSC AAO एग्जाम 2022 में पूछा गया था। व्याख्या देखो। जगत सिंह प्रथम ने मुगल मेवाड़ संधि जो कि 5 फरवरी 1615 को हुई थी का सर्वप्रथम उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगल संधि होती है और ये संधि महाराणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य होती है 5 फरवरी 1615 को। लेकिन इस संधि का उल्लंघन कौन करते हैं? जगत सिंह प्रथम करते हैं।
बढ़ते हैं आगे। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो उत्तर करेंगे 1437 को लड़ा गया था। व्याख्या देखो ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो याद रखेंगे 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था, यानी 8 वर्ष लगे थे। और विजय स्तंभ है इसमें, यानी कि ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। 122 फीट ये ऊंचा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, 1 रुपये का, भारत सरकार द्वारा। बढ़ते हैं आगे। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? उदय सिंह को, शक्ति सिंह को, जगमाल सिंह को, माधो सिंह को? तो उत्तर करेंगे जगमाल सिंह को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी? तो उत्तर करेंगे जगमाल सिंह। व्याख्या देखो ताकि क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षा में गलत नहीं हो। व्याख्या, 1572 में राणा प्रताप से रुष्ट होकर जगमाल सिंह अकबर की शरण में चला गया था। तब अकबर ने जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। किसको? जगमाल सिंह को। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जौहर किया था? पद्मिनी ने, करमावती ने, जीजाबाई ने, जसमती ने? तो उत्तर करेंगे करमावती ने। पहला जौहर किया था पद्मावती ने, 1303 में जो साका हुआ था। राणा रतन सिंह थे, महाराणा रतन सिंह जो थे वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी यहाँ जौहर करती है। फिर दोबारा आक्रमण होता है 1537 में, 1534 में जब आक्रमण होता है तब करमावती है वो, यानी कि जौहर करती है। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रानी करमावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। पूर्व ताम्रपत्र के अनुसार करमावती ने जौहर से पहले दान किया था। किस में ये उल्लेख मिलता है कि करमावती ने जौहर से पहले दान किया था? तो उत्तर करेंगे पूर्व ताम्रपत्र में। जौहर से पूर्व करमावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं आता है और करमावती जौहर कर लेती है। बढ़ते हैं आगे। किस मेवाड़ के शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? छेतर सिंह, हमीर, राणा लाखा, मोकल? तो उत्तर करेंगे राणा लाखा के समय। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान का पता चला था, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो गई थी। बढ़ो आगे। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सांख्यिकी अधिकारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुधा प्रबंध बिल्कुल महाराणा कुंभा की रचना है। चंडी शतक महाराणा कुंभा की रचना है, लेकिन राजवल्लभ और वास्तु मंजरी ये महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुधा प्रबंध और चंडी शतक ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। बढ़ेंगे आगे और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत शानदार है। तो व्याख्या देखो भाई, पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथों की सूचना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और विष्णु स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है। महाराणा कुंभा द्वारा निम्न पुस्तकों की रचना की गई थी। पहली पुस्तक हम देखते हैं कामराज रतिसार। कामराज रतिसार ये कामशास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है महाराणा कुंभा द्वारा। इसमें 155 श्लोक देखने को मिलते हैं और 7 भाग हैं। 1461-62 ईस्वी में विजयदशमी को एक ही दिन में इसको लिखा गया था। तो कामसार रतिसार किसकी रचना है? कामराज रतिसार महाराणा कुंभा की। दूसरी रचना है सुधा प्रबंध, जो रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ मानी जाती है। तीसरी रचना है संगीत क्रम दीपिका। चौथी रचना है नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध। पांचवी रचना है संगीत सुधा और छठी रचना है हरि वार्तिका। ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। महाराणा कुंभा की टीकाएं देखो। रसिक प्रिया पर टीका लिखी, जयदेव के गीत गोविंद की टीका लिखी जिसका नाम रसिक प्रिया है।
बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। तीसरी है संगीत रचनाकर जो सारंगधर की कीर्ति है, जो सारंगधर की लिखी हुई है संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर भी पर भी टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। कान्हैया व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा था जिसके एक भाग की रचना स्वयं महाराणा कुंभा ने की थी राजवर्णन के नाम से। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? सुधा प्रबंध महाराणा कुंभा ने लिखी थी, संगीत रत्नाकर महाराणा कुंभा ने लिखी थी, संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है लेकिन संगीत सार महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? कुंभा, महाराणा सांगा, जयसिंह, भारमल। तो उत्तर करेंगे महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। व्याख्या देखो। महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति व गीत गोविंद की टीका में मिलती है। महाराणा कुंभा की उपाधियां देखो। पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य की, संगीत प्रेमी होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। दूसरी उपाधि है नव्य भरत, यानी नाट्य शास्त्र का ज्ञान होने के कारण नव्य भरत की उपाधि भी महाराणा कुंभा को दी गई है। तीसरी उपाधि है राय रायन। तीसरी उपाधि है महाराणा कुंभा की राय रायन या राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रय दाता होने के कारण महाराणा कुंभा को राय रायन की उपाधि दी गई या राणो रासो की। चौथी उपाधि है राजगुरु। राजगुरु की उपाधि क्यों दी गई महाराणा कुंभा को? राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण दी गई। पांचवी उपाधि है हाल गुरु, यानी गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण जो महाराणा कुंभा था उसको हाल गुरु की उपाधि दी गई। बढ़ेंगे आगे। कुछ व्याख्या आगे और देखने को मिलेगी, तो व्याख्या देखो। अगली उपाधि मिलती है नंदीकेश्वर अवतार। महाराणा कुंभा की अगली उपाधि है नंदीकेश्वर अवतार, यानी नंदीकेश्वर के मत यानी शैव मत का अनुयायी था महाराणा कुंभा। का अनुसरण करने के कारण महाराणा कुंभा की उपाधि नंदीकेश्वर अवतार भी थी। चाप गुरु, महाराणा कुंभा की जो उपाधि चाप गुरु है वो किस कारण थी? धनुर्विद्या का ये शिक्षक था, इसके कारण महाराणा कुंभा को चाप गुरु की भी उपाधि दी गई। निशंक यानी निर्भय राजा था, इसलिए हिंदू सुल्तान राणा कुंभा राजपुताना के सभी शासकों में सर्वोपरि था, इसलिए हिंदू सुल्तान की उपाधि भी महाराणा कुंभा को दी गई है। टोडरमल कुंभा को हयेश यानी अश्वपति, जो टोडरमल है वो महाराणा कुंभा को हयेश अश्वपति कहता है। हस्तीश यानी गजपति और नरेश यानी पैदल सेना का अधिपति होने के कारण प्रदान की गई थी टोडरमल की उपाधि महाराणा कुंभा को। सेल गुरु, शस्त्र या भाला का उपयोग सीखने वाला था, इसलिए सेल गुरु की उपाधि भी महाराणा कुंभा को दी गई। दान गुरु, महादानी होने के कारण। नरपति, अश्वपति, गजपति यानी विशाल सेना का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को नरपति, अश्वपति और गजपति की उपाधि भी दी गई। धीमान की उपाधि, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करवाना, इसलिए धीमान भी कहा जाता था। परम गुरु की उपाधि, समय का सर्वोच्च शासक था अपने समय का, इसलिए परम गुरु की उपाधि भी दी गई। वीणा वादन परिवीण, ये आपको याद रखना है, वीणा वादन परिवीण यानी कि वीणा बजाने में महाराणा कुंभा था वो सबसे अग्रणी था। तो सुरगामणी भी इसकी उपाधि थी, किसकी? महाराणा कुंभा की। तो वीणा वादक था भाई कौन? महाराणा कुंभा। बढ़ो आगे। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? मानसिंह, सवाई जयसिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा। तो उत्तर करेंगे महाराणा कुंभा। और JRA GK एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? उत्तर करेंगे महाराणा कुंभा कहलाता है भाई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाती है। बढ़ेंगे आगे। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? गिटार बजाने में, वीणा बजाने में, सारंगी बजाने में, सितार बजाने में। उत्तर करेंगे वीणा बजाने में महाराणा कुंभा दक्ष था।
व्याख्या देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को वीणा बजाने में निपुण बताया गया है। महाराणा कुंभा को वीणा वादन प्रवीण यानी कि वीणा बजाने में प्रवीण कहा गया है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था। संगीत गुरु कौन था? सारंग व्यास। जैन आचार्य हीरानंद जो 1423 ईस्वी में मोक्कल के समय सुपास नाहचर्यम नामक चित्रकला ग्रंथ की रचना की थी। किसने? आचार्य हीरानंद ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आचार्य हीरानंद ने किस महाराणा के कार्यकाल में या किस महाराणा के शासन के समय सुपास नाहचर्यम नामक चित्रकला ग्रंथ की रचना की थी? तो उत्तर करेंगे मोक्कल। कब की थी? 1423 में। कुंभा के गुरु व चित्रकला कुंभा के गुरु व चित्रकला के गुरु भी थे। इनको कविराज की उपाधि कुंभा द्वारा दी गई है। किसको? जो आचार्य हीरानंद थे यानी कि जो सारंग व्यास थे, इनको। सारंग व्यास जो कुंभा के गुरु थे तथा चित्रकला के भी गुरु थे, ये हीरानंद है भाई। इस हीरानंद को दी गई है कविराज की उपाधि, कुंभा द्वारा दी गई है। जावर के शिलालेख में कुंभा की पुत्री का नाम रंबाबाई था और जिसे वाग्येश्वरी कहा गया। वाग्येश्वरी इसलिए कहा गया कि कुंभा की जो बेटी थी रंबाबाई, ये भी वीणा बजाने में निपुण थी भाई। नैणसीरी खयात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? 36 शाखाओं का, 42 शाखाओं का, 20 शाखाओं का, 24 शाखाओं का? तो उत्तर करेंगे 24 शाखाओं का। और याद रखना है, मूणोत नैणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। वहीं मूणोत नैणसी कहता है कि प्रतिहारों की शाखाएं कितनी थी? 26 शाखाएं थी। मूणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी। और जो श्यामल दास है, श्यामल दास था जिसने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, वो गुहिलों की 36 शाखाओं का वर्णन करता है। कितनी शाखाओं का? 36 शाखाओं का। बढ़ेंगे आगे। व्याख्या देखो, और व्याख्या देखने के बाद में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। व्याख्या, मूणोत नैणसी ने नैणसीरी खयात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु येती ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ये बताना है भाई। रसिक प्रिया कुंभा ने लिखा है, संगीत राज कुंभा ने लिखा है, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखा है, लेकिन राज वल्लभ कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। व्याख्या, राजवल्लभ ग्रंथ की रचना मंडन के द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा के संगीत शास्त्र पर निम्न ग्रंथ है। कौन कौन सा ग्रंथ है संगीत शास्त्र पर आधारित? संगीत राज, जो महाराणा कुंभा ने लिखा है। यह कुंभा का संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संगीत राज। संगीत राज की रचना विक्रम संवत 1509 में चित्तौड़ में की गई थी। इसके 5 कोश हैं, 5 कोश याद रखेंगे। पाठ्य रत्न कोश पहला, दूसरा है नृत्य रत्न कोश, तीसरा है गीत रत्न कोश, चौथा है वाद्य रत्न कोश और 5वां है रस रत्न कोश। मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करेंगे। पहले पाठ पढ़ो, फिर नृत्य करो, फिर गीत गाओ, फिर वाद्य बजाओ, फिर रस का आनंद लो। तो इस प्रकार याद करो। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, ये महाराणा कुंभा के संगीत राज के जो ग्रंथ है उसके कोश हैं 5। संगीत राज ग्रंथ में 80 प्रीक्षण है। पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन मिलता है भाई। तो याद रखेंगे, पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन भी देखने को मिलता है। बढ़ेंगे आगे। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्तिकला से, चित्रकला से, राजप्रासाद से, वास्तुकला से? तो उत्तर करेंगे मूर्तिकला से। रूपमंडन जो ग्रंथ लिखा है किसने? मंडन ने। यह किस पर आधारित है? मूर्तिकला पर आधारित है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। व्याख्या देखो, मंडन सूत्रधार मंडन मिश्र महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध सूत्रधार, वास्तुविद तथा मूर्ति शास्त्री थे। मंडन मेदपाट मेड़ता का रहने वाला था।
इसके पिता खेता ब्राह्मण गुजरात के निवासी थे। मंडन के ग्रंथ प्रमुख हैं। राजवल्लभ मंडन पहला ग्रंथ, यह ग्रंथ कुंभलगढ़ में लिखा था। इसमें 14 तो अध्याय आपको देखने को मिलेंगे और 1472 इसमें श्लोक हैं। यह पहली बार 1854 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। राजवल्लभ मंडन के 5 भाग हैं भाई। राजवल्लभ मंडन के 5 भाग हैं। पहला है रूप मंडन, मूर्ति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का वर्णन अर्थात मूर्ति कला से संबंधित ग्रंथ है। 6 इसमें अध्याय हैं। दूसरा है रूपावतार या देवमूर्ति प्रकरण, ये भी मंडन का है। मूर्ति निर्माण व प्रतिमा स्थापना से संबंधित है। इसमें आपको 8 अध्याय देखने को मिलेंगे। तीसरा है प्रासाद मंडन, ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। चौथा है प्रासाद मंडन, ये राजभवन और आवासीय भवनों से निर्माण से संबंधित है भाई। बढ़ो आगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई, नाथ पब्लिकेशन प्रश्न बैंक के। आगे देखते हैं। आगे देखो, फिर अगला है वास्तु मंडन, जो कि विभिन्न लेखों यानी वास्तु से संबंधित ग्रंथ है। वास्तुसार है, दुर्ग भवन नगर निर्माण से संबंधित है। शकुन मंडन, ये ज्योतिष विद्या पर आधारित है। कोदंड मंडन धनुर्विद्या पर आधारित है। वेद्य मंडन आयुर्वेद पर आधारित है। तो इस प्रकार ये मंडन के ग्रंथ हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा, मुनि सुंदर सूरी, टीला भट्ट, मुनि जीन विजय सूरी। देखो नाथा भी था, मुनि सुंदर सूरी भी थे, टीला भट्ट भी थे, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। व्याख्या देख लो। कुंभा के दरबार में निम्नलिखित विद्वान थे। कौन कौन थे? सारंग व्यास जो कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्य व्यास कुंभा के दरबारी कवि थे। अत्रि, महेश नाथा, टिल्ला, मंडन, गोविंद नाथा, जैनाचार्य। अब जैनाचार्यों में कौन कौन थे? भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी और जय शेखर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य भी जिसको कहा जाता है, हीरानंद मुनि जो कुंभा का गुरु था, कवि मेहा। इनकी रचना तीर्थमाला, कवि मेहा की रचना याद रखनी है भाई। कवि मेहा की रचना है तीर्थमाला। इसमें 120 तीर्थों का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ो आगे। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया कुंभा की है भाई। सुधा प्रबंध कुंभा की है और नृत्य रत्न कोश भी कुंभा की है, लेकिन कला निधि गोविंद की है। व्याख्या देखो। मंडन के पुत्र गोविंद ने उदार दोरिणी, कला निधि, द्वार दीपिका ग्रंथों की रचना की थी। कला निधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिससे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों पर कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ माना जा सकता है। आयुर्वेदाचार्य के रूप में गोविंद की जो रचना है वो है सार समुच्चय। ये आयुर्वेद पर आधारित है भाई। गोविंद की रचना है सार समुच्चय, ये आयुर्वेद पर आधारित है, जिसमें विभिन्न व्याधियों के निदान और उपचार की विधियों के बारे में बताया गया है। बढ़ो आगे। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह को, राणा कुंभा को, मान सिंह को, राय सिंह को। उत्तर करेंगे राणा कुंभा को कहा जाता है। जेन एग्जाम 2021 में पूछा गया। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भूमठ दुर्ग। तो उत्तर करेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग। व्याख्या देखो। वीर विनोद में श्यामल दास ने लिखा है कि मैं मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने करवाया था। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। व्याख्या देख लो। बेराट दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में है, कोलन व बदनौर के निकट है। भोमट दुर्ग उदयपुर में है, भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग, इसे माछिंद्रपुर और बेरो का दुर्ग भी कहा जाता है, राजसमंद में है। इसके वास्तुकार मंडन थे। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनाया था कुंभलगढ़ का दुर्ग। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रोकन दुर्ग भी कहा है। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को।
अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, जो आबू पर्वत सिरोही में है। परमारों के प्राचीन दुर्गों के अवशेषों पर यहाँ अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। बसंतीगढ़ या बसंतगढ़ दुर्ग जो कि पिंडवाड़ा सिरोही में है, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। मचान दुर्ग सिरोही में है, मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से सही कथन आपको बताना है। पहला देखो, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल बनवाया था भाई, 1440 से 1448 के मध्य। इसके कुल 11 मंजिलें हैं, 11 नहीं है 9 मंजिल है, तो ये गलत कथन हो गया। इसमें जेता की मूर्ति भी उत्कीर्णन है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। विजय स्तंभ से क्वेश्चन 2 या 3 कई बार क्या होता है कि एग्जाम में विजय स्तंभ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में, यानी सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। मालवा का तो था महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा। तो मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में डमरू की आकृति के विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विष्णु ध्वज, इसके भी कई नाम है। विजय स्तंभ के कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य हुआ था। और नीलिमा मित्तल के अनुसार 1440 से 1460 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल चित्रांकित तिजोरी है भाई। यह मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने 1852 ईस्वी में करवाया था। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल एकमात्र मंजिल है जिस पर प्रतिमा नहीं है। 7वीं मंजिल पर विष्णु के 10 में से 7 अवतार दर्शाए गए हैं। किस पर? 7वीं मंजिल पर भगवान विष्णु के 10 में से 7 अवतार दर्शाए गए हैं। 6ठी मंजिल शिवमय है। 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम हैं जेता, नापा, पूमा, पुंजा। 3री मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह है। महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था। जो विजय स्तंभ की 3री मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में, और ये लिखवाया था महाराणा राज सिंह ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 8वीं मंजिल पर खुदी हुई है। इस स्तंभ की ऊंचाई, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 122 फीट है। चौड़ाई पूछी जाए तो 30 फीट है भाई। और इसमें 157 सीढ़ियां हैं, पीले पत्थर यानी लाइम स्टोन से निर्मित हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मूर्तियों की अधिकता के कारण इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा है। किसे? विजय स्तंभ को। डॉक्टर गाटज ने मूर्तियों की तक्षण कला के कारण इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। उपेंद्र नाथ डे ने विष्णु ध्वज कहा है। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से बेहतरीन इमारत कहा है। किसे? विजय स्तंभ को। देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा गया है। उपेंद्र नाथ जो डे हैं वो कहते हैं कि ये विष्णु ध्वज है। डॉक्टर सीमा राठौड़ का कहना है कि संगीत की भव्य चित्रशाला है। कर्नल जेम्स टोड का कहना है विजय स्तंभ के बारे में कि कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत विजय स्तंभ है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया। भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस विद्वान ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया? तो उत्तर हो जाएगा फर्ग्यूसन। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी 1 रुपये का कर दिया गया है। बढ़ो आगे। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? राम को, शिव को, हनुमान को, विष्णु को। तो उत्तर करेंगे विष्णु को। व्याख्या, 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ के मुख्य द्वार पर जनार्दन विष्णु की प्रतिमा है, इसलिए ही उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा है। यह ध्वज विष्णु को समर्पित है। भाई किसको? विष्णु को समर्पित है। हौसला था, जज्बा था, आखिरकार हार भी कैसे मान लेता, उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून था। तो भी आप भी हौसला रखो और आगे बढ़ते रहो। देखेंगे अगला क्वेश्चन।
सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है, किन राज्यों के मध्य हुआ था? गुजरात और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और चंदेल, मेवाड़ और मालवा। तो उत्तर करेंगे मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी, यानी कि जीत गया था महाराणा कुंभा भाई। महमूद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ के विरोधियों महपा पंवार व एक्का को शरण दे रखी थी, जो युद्ध का तात्कालीन कारण बना था। यानी कि महपा पंवार और एक्का और चाचा और मैरा, इन सभी ने मिलकर के महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या की थी। महाराणा कुंभा इनसे बदला लेना चाहता था और ये भाग करके कहाँ चले गए थे? महमूद खिलजी प्रथम के पास चले गए थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखा था, बाद में छोड़ दिया था। अबुल फजल ने अकबरनामा में इस घटना का वर्णन भी किया है। महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा द्वारा मुक्त करने की नीति को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उदारता और दूरदर्शिता का परिचायक बताया है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने अदूरदर्शिता का परिचायक बताया। भाई बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी एच ओझा, दशरथ शर्मा, जी एन शर्मा, जे एन आसोपा। तो उत्तर करेंगे जी एच ओझा। इनका मानना है कि गुहिलोत जो थे वो सूर्यवंशी थे। भाई गुहिल क्या थे? सूर्यवंशी थे। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। व्याख्या, जी एच ओझा ने गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति का विरोध किया है, गुहिलों को सूर्यवंशी या क्षेत्रीय बताया है। डी आर भंडारकर ने बापा के लिए प्रयुक्त हुए विपर शब्द के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण वंश का माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी यही मानते हैं कि गुहिल ब्राह्मण थे। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के नौशेरवा आदिल की संतानें हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस विद्वान के अनुसार गुहिल ईरान के नौशेरवा आदिल की संतानें थीं? तो उत्तर करेंगे अबुल फजल। भाई इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद, चुंडा को शरण, ईडर की समस्या, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो उत्तर करेंगे नागौर विवाद। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो नागौर का विवाद था। इसमें डिटेल अच्छी है भाई, दिशा की बजाय नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक में जो डिटेल है वो बड़ी शानदार है भाई, तो इसको पढ़ेंगे याद भी हो जाएगी। व्याख्या, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां की मृत्यु के बाद फिरोज खां का छोटा बेटा मुजाहिद शासक बन गया। तब फिरोज खां के बड़े बेटे शम्स खां ने कुंभा की सहायता से नागौर पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब शम्स खां ने कर देने से मना किया तो कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर दिया। शम्स खां भागकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास चला गया। कुतुबुद्दीन व शम्स खां दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में शम्स खां मारा जाता है व कुतुबुद्दीन वापस गुजरात भाग जाता है। भाई चंपानेर की संधि जो कब हुई थी? तो याद रखना भी, चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो याद रखेंगे मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। भाई मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। व्याख्या देखो, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते थे, महाराणा कुंभा को पराजित करना चाहते थे, राज्य को आधा आधा बांटना चाहते थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं। विजय के पश्चात मेवाड़ का बंटवारा कर लेंगे। दोनों की संयुक्त सेना व कुंभा की सेना के मध्य बदनौर नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें कुंभा जीत जाता है। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने बदनौर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था बदनौर भीलवाड़ा में। किसने? कुंभा ने।
बढ़ेंगे आगे भाई। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही गजब है भाई। क्वेश्चन भी आपको शानदार इसमें देखने को मिलेंगे। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह। तो उत्तर करेंगे महाराणा कुंभा। व्याख्या देखो, अचलगढ़ एक गिरी दुर्ग है जो सिरोही में है। यह परमार शासकों द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। इस दुर्ग में परमार शासकों के कुल देवता अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिस कारण इसका नाम अचलगढ़ दुर्ग भी पड़ा था भाई। नरते रत्न कोश की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने, जगजीवन भट्ट ने, मंडन ने, सोम ने। तो उत्तर करेंगे महाराणा कुंभा ने नृत्य रत्न कोश की रचना की थी। व्याख्या देख लो। व्याख्या, महाराणा कुंभा ने संगीत राज संगीत शास्त्र पर आधारित नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत राज ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। और याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। पहले पाठ पढ़ो, फिर नृत्य करो, फिर गीत गाओ, फिर वाद्य बजाओ, फिर रस का आनंद लो भाई। और आनंद आनंद के साथ आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? रतन सिंह, महाराणा कुंभा, छेतर सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा। तो उत्तर करेंगे लाखा। व्याख्या देखो, राणा लाखा लक्ष्य सिंह के समय जावर, और जावर का प्राचीन नाम था योगिनीपट्टनम, की खान से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे मेवाड़ में भी आर्थिक समृद्धि हुई, आर्थिक उन्नति हुई। पैसा ही पैसा हो गया भाई। बढ़ो आगे। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अलट, कालभोज, महेंद्रदित्य, गुहादित्य। उत्तर करेंगे कालभोज। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया भाई। व्याख्या देखो। व्याख्या, GH ओझा ने बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि दी है। किसने? GH ओझा ने। हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चकवे भी कालभोज की उपाधियां थी। ये गुहिल वंश के 8वें शासक थे। कौन? बप्पा रावल। और बप्पा रावल की भाई उपाधि कौन कौन सी थी? हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे की उपाधि थी। इनको गुहिल वंश का वास्तविक संस्था माना जाता है। रणकपुर प्रशस्ति व कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में गुहिल को कालभोज का पुत्र बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज व बप्पा रावल दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? देखो कालक्रम सही बताना है। जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। नहीं भाई ये गलत है। तेज सिंह ये भी गलत है। ये देखो जेतर सिंह 1253 से लेकर 1213 से 1253 तक, फिर तेज सिंह शासक बनता है, फिर समर सिंह शासक बनता है। तो उत्तर अपना तीसरा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, जेतर सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी रहा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है ये। और रावल तेज सिंह का 1253 से 1273 और रावल समर सिंह का 1273 से 1302 तक शासन रहा था। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 65। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? पद्मावती, कर्मावती, रूपमती, पद्मिनी। तो उत्तर करेंगे पद्मिनी भाई। इसमें पद्मिनी को उत्तर माना गया है। व्याख्या देखो, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती यानी 1540 में लिखा हुआ ग्रंथ है। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यह आक्रमण किया गया था। मेवाड़ के रावल रतन सिंह व उसके प्रमुख सेनापतियों यानी गोरा व बादल व अन्य राजपूतों ने केसरिया बाना पहन करके वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया था। यह मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा और पहला राजस्थान का शाखा हुआ था 1301 में रणथंभौर दुर्ग में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला भाई। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ अभियान में अमीर खुसरो भी उसके साथ था।
जिसने खजाइनुल फुतुह में यानी तारिक ए अलाइबी इस पुस्तक का नाम आता है में इसका वर्णन किया गया है। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। यह गंधर्वसेन यानी इसके पिता कौन थे? गंधर्वसेन। और पद्मिनी की जो माता थी वो चंपावती थी, उसकी ये पुत्री थी। गोरा चाचा था और बादल पद्मावती का भाई था भाई। इस प्रकार संबंध था भाई। पद्मावत कथा का समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। पद्मावत कथा का खंडन करते हैं GH ओझा, डॉक्टर लालू, डॉक्टर कानूनगो और एल नागौरी, जितेश नागौरी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि ने इस बात का खंडन किया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो पद्मावती को प्राप्त करना नहीं चाहता था। अन्य ग्रंथ जहां इस कथा का उल्लेख किया गया है, देखो तारीख फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता शाहजहां के समय। तारीख फरिश्ता में भी वर्णन मिलता है और किसने लिखी है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। शाहजहां के समय ये लिखी गई है। इसमें भी वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। पद्मिनी वर्णन हाजी उदबीर ने लिखी है। इसमें अकबर के समय तारिक ए परिहार व पद्मिनी वर्णन दोनों पद्मावत के आधार पर लिखी गई है। पद्मिनी वर्णन किसने लिखी है? हाजी उदबीर ने लिखी है भाई। तीसरी पुस्तक है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। गोरा बादल रचना किसने लिखी है? हेमरत्न का ग्रंथ है गोरा बादल, याद रखना भाई। पद्मिनी चरित्र ये लब्बोदय का ग्रंथ है भाई। लब्धोदय का ग्रंथ है पद्मिनी चरित। सीता चरित, छिताई चरित जैन ग्रंथ है। नबी नंदन, जेनुधर चितई, चितना व रायन सेहरा में रानी पद्मावती का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में भी रानी पद्मावती का उल्लेख है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा गोपीनाथ शर्मा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत कथा का खंडन करते हैं, किंतु पद्मिनी के अस्तित्व को वो स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, होशंगाबाद, नसीराबाद, खिरजाबाद। तो उत्तर करेंगे खिरजाबाद रखा था भाई। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। व्याख्या अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर रख दिया था। क्या रखा था? खिरजाबाद। खिरज खां को खिरजाबाद का किलेदार बनाया गया। खिरज खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। कुछ समय पश्चात खिरज खां के स्थान पर मालदेव सोनगरा यानी जिसे कहा जाता है मूछला मालदेव को जालोर के शासक कानड़ देव के जो भाई थे उनको किलेदार बना दिया गया चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का। मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान में उनकी सहायता की थी। चित्तौड़गढ़ की तलहटी के बाहर एक मकबरा भी बनवाया गया, जिसमें लगे हुए 1310 ईस्वी के फारसी लेख में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक था। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइनुल फुतुह में, नूर ए सिपहार में, तुगलकनामा में और मीफ्ताउल फुतुह में। तो उत्तर करेंगे खजाइनुल फुतुह में इस युद्ध का वर्णन किया है भाई। व्याख्या देख लो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान में उनके साथ आया था। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतुह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन किया है। बढ़ते हैं आगे। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? छेतर सिंह, बप्पा रावल, अमर सिंह, राणा हमीर। उत्तर करेंगे बप्पा रावल। व्याख्या देखो, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। नोट, गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल या गुहादित्य था भाई। इस प्रश्न के यह विकल्प नहीं था, तो इसलिए बप्पा रावल को राइट माना है। बल्कि इसका पहला जो शासक था वो गुहिल था या गुहादित्य भी कई पुस्तकों में नाम आता है भाई। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है?
महाराणा कुंभा को, राणा सांगा को, अर्नोराज को या अजय नागभट्ट द्वितीय को? तो उत्तर करेंगे महाराणा सांगा को। देखो, हिंदू सुल्तान तो कहा गया है महाराणा कुंभा को और हिंदू पत कहा गया है महाराणा सांगा को। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। व्याख्या, राणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा। को हिंदूपत बादशाह कहा गया। किसे? महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा गया है क्योंकि इन्होंने पाती पर्वन परंपरा शुरू कर राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को एक किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा है। राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव होने के कारण कहा था। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुम्भलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल स्थित जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था और राणा सांगा ने अपना आरंभिक जीवन अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ बिताया था। सांगा का राज्याभिषेक 15 मई 1509 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। महाराणा सांगा के शासक बनने के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी और गुजरात का शासक महमूद साहब बेगड़ा और मालवा का शासक नसीरुद्दीन था भाई। यानी जब महाराणा सांगा शासक बनता है मेवाड़ का, तब दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, गुजरात का शासक था महमूद साहब बेगड़ा और मालवा यानी मध्य प्रदेश का शासक था नासिरुद्दीन। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 मार्च 1527 को, 18 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को, 17 मार्च 1527 को? उत्तर करेंगे 17 मार्च 1527 को। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से निम्न शासकों व सरदारों ने भाग लिया था: अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती जो कि अलवर दुर्ग का निर्माता था, बीकानेर के राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव, आमेर का कछुआ शासक पृथ्वीराज, मेड़ता का रायमल राठौड़, इडर का भारमल, रायसीन का सहलदी तंवर, नागौर का था खानजादा, सिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, विरमदेव मेड़तिया, वागड़ का उदय सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, जगनेर का अशोक परमार था, गोकुलदास परमार आदि ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। खानवा के युद्ध से पहले सहलदी तंवर की सहायता से बाबर ने सांगा से पत्र व्यवहार व वार्तालाप किया। रायसीन का सहलदी तंवर व नागौर का खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में बाबर की तरफ हो गए थे। दोनों नालायक कौन कौन? सहलदी तंवर और नागौर का खानजादा। ये बिहार का कारण बना था भाई राणा सांगा की। राणा सांगा ने शिविर जगनेर राज्य यूपी में लगाया था। जगनेर के राजा जगत सिंह ने संपूर्ण सेना की रसद की पूर्ति की थी। किसने? जगत सिंह ने। जगनेर का राजा था भाई। बाबर ने फतेहपुर सीकरी में मोर्चाबंदी की। इसी समय काबुल से आए ज्योतिषी कौन थे? महमूद शरीफ ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी। तब बाबर ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और तमगा नामक कर था भाई जो एक व्यापारिक कर था, उसको समाप्त करने की बात कही गई बाबर के द्वारा। युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया गया। इस युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा को सांगा का राजचिन्ह धारण करना पड़ा। झाला अज्जा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। करमचंद पंवार भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने बिजोलिया का ठिकाना अशोक परमार को भेंट कर दिया। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में। कर्नल टोड के अनुसार राणा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे और 104 बड़े सरदार थे। यानी 7 तो उच्च श्रेणी का राजा हा, 9 राव हा, 104 बड़े सरदार थे। एक विद्वान हुए हैं, उनका वही कथन है, लेनपुल ने लिखा है, खानवा के युद्ध में हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया था। किसने? बाबर की सेना ने भी।
खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? सांगा की आंख में अचानक तीर लग जाना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगुमा पद्धति होना, सांगा सांगा में रण कुशलता की कमी होना, महाराणा सांगा की सैनिक कमजोरी होना। एक तो क्या था, बाबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत और यानी कि सुव्यवस्थित थी। दूसरा, बाबर के पास तुलगुमा प्रणाली थी भाई, इसके कारण बाबर जीत गया था युद्ध को। व्याख्या देखो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण बाबर की तुलगुमा पद्धति तथा उसका तोपखाना था। महाराणा सांगा की पराजय के अन्य कारण क्या क्या थे? एक तो था रायसीन के सहलदी तंवर और एक नागौर का खानजादा, दोनों आरामी थे। ये क्या होते हैं, अंतिम समय में बाबर की तरफ मिल जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड व श्यामल दास के अनुसार ये माना गया है कि वो अंतिम समय में मिल गए थे, किसकी तरफ? बाबर की तरफ। राजपूत सेना का एक नेता की अधीन नहीं होना, ये भी कहते हैं श्यामल दास। देवीय प्रभाव, राणा की आंख में तीर लग जाना, हरविलास शारदा के अनुसार कि राणा सांगा की आंख में तीर लग गया था, इसलिए भी यानी कि वो मैदान छोड़ करके चले गए थे। अपवित्र गठबंधन था राजपूत और अफगान। रस बुकर विलियम का ऐसा मानना है कि यानी कि महाराणा सांगा की जो सेना थी उसमें गठबंधन अच्छा नहीं था, एक तरफ राजपूत थे एक तरफ अफगानी थे, तो इन दोनों में संबंध सही तरीके से हुआ नहीं, ऐसा किसका मानना है? रस बुकर विलियम का। इसलिए राणा सांगा की हार हुई थी। राणा की निष्क्रियता, बयाना विजय के बाद खानवा पहुंचने में अधिक समय लगाना, ये मानते हैं एल्फिंस्टन व ओझा का मानना है कि बयाना विजय होने के बाद राणा सांगा को तुरंत बाबर पर आक्रमण करना था, उसको इतना समय नहीं देना था, ये राणा की निष्क्रियता थी, ऐसा मानते हैं एल्फिंस्टन और ओझा मानते हैं भाई। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राणा सांगा, बीरमदेव, शुजा, मालदेव। उत्तर करेंगे मालदेव। व्याख्या देख लो, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गंगा थे, जिन्होंने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक राणा सांगा की सहायता के लिए भेजे थे। बढ़ो आगे, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव शुजा ने, राव गंगा ने, राव सातल ने, राव मालदेव ने। उत्तर करेंगे राव गंगा। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गंगा ने। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। किस किस ने भाग लिया था? तो देखो, रावल उदय सिंह जो डूंगरपुर के महारावल थे, एक तो इसने भाग लिया। महमूद लोधी अफगान शासक थे, इसने भी भाग लिया। हसन खां मेवाती, ये मेव शासक थे, तो इन्होंने भी राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। और गोकुल दास परमार थे जो जगनेर के थे, इन्होंने भी भाग लिया। तो उत्तर अपना सी राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 उत्तर अपना हो जाएगा। रावत जग्गा एवं रावत बागा किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के, राणा कुंभा के, राणा प्रताप के, राणा हमीर के। तो ये राणा सांगा के सरदार थे भाई, रावत जग्गा और रावत बागा। याद रखना है, जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में आ चुका है, रिपीट हो सकता है, तो याद रखेंगे रावत जग्गा और रावत बागा किसके दरबार में ये सरदार थे? तो राणा सांगा के सरदार थे भाई। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, खानवा के युद्ध में रावत जग्गा, रावत बागा, करमचंद पंवार, माणिक चंद्र, चंद्रभान, भूपत राम, दलपत व ईडर के भारमल आदि राजपूत सरदार मारे गए। राणा सांगा की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया, जो युद्ध में मारा गया। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 76। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो उत्तर करेंगे झाला अज्जा। व्याख्या देख लो, हलवद काठियावाड़ के झाला अज्जा के पुत्र झाला अज्जा को
झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को सांगा के राजचिन्ह धारण कर हाथी पर बैठाया गया। झाला अज्जा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 77, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताइए। देखो, बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, और गागरोन की लड़ाई हुई थी 1519 में। तो यानी पहले दो आएगा। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। फिर बयाना को बाबर और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था खातौली का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 को। गागरोन का युद्ध होता है 1519 को। व्याख्या देख लो, इसका उत्तर तो क्या होगा, पहले दो आएगा भाई, पहले खातौली का युद्ध, फिर गागरोन का युद्ध, फिर आएगा बयाना का युद्ध। व्याख्या देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में, पिपलदा तहसील कोटा में स्थित है खातौली का मैदान। यह युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें राणा सांगा की जीत होती है। इस युद्ध में राणा सांगा का पुत्र भोजराज, जो मीराबाई का पति था, घायल हो जाता है और इसी कारण से भोजराज की मृत्यु हो जाती है, जो मीरा के पति थे। दूसरा युद्ध लड़ा था बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा ने। बाड़ी का युद्ध, धौलपुर का युद्ध भी इसे कहते हैं, 1518 में हुआ था। इब्राहिम लोदी ने मियां हुसैन फरमुली तथा मियां माखन की बड़ी सेना के साथ भेजा था। इब्राहिम लोदी ने मियां हुसैन फरमुली और मियां माखन के साथ बड़ी सेना को भेजा था। राणा सांगा ने इनको पराजित कर दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आए। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सीमा पीलियाखल नामक स्थान आगरा के पास तक निश्चित हुई। तीसरा युद्ध राणा सांगा ने लड़ा था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध बोल दो या झालावाड़ का युद्ध बोल दो, 1519 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध महाराणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था। महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण किया तो चंदेरी व गागरोन के शासक मेदिनी राय की सहायता के लिए राणा सांगा आ गए। इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत जाते हैं। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को 6 महीने बंदी बनाकर के मुक्त कर दिया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने अपने पुत्र को जमानत पर रखा। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा सांगा के व्यवहार की प्रशंसा की है। राणा सांगा व मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य संघर्ष का कारण चंदेरी का मेदिनी राय था भाई। अगला युद्ध महाराणा सांगा लड़ते हैं बयाना की लड़ाई। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है। बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर ने इसक आका को सबसे पहले बयाना पर अधिकार के लिए भेजा था। किसे? इसक आका को भेजा था भी बाबर ने, लेकिन असफल रहा था। तब बाबर ने मेहंदी ख्वाजा यानी बाबर का बहनोई को भेजा, जिसने बयाना पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण किया तो बाबर ने सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु राजपूतों ने उसको परास्त कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध में राणा सांगा क्या होते हैं? जीत जाते हैं भाई। अरे जगदम्बा का केहरी अल्फ्रेड में दहाड़ रहा था। इंद्र का ऐरावत इंकलाब की भाषा में चिंगाड़ रहा था। अरे दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। दिनकर भी नील गगन में अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। अरे भारत माता का अकेला शेर हजारों भेड़ियों से अकेला लड़ रहा था। अरे हौसला था, जज्बा था, आखिरकार हार भी कैसे मान लेता। उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून था। तो आपको भी हार नहीं माननी है। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह आगे बढ़ना है, जो कि आज़ाद थे, आज़ाद रहे। और जो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त हैं, जिस प्रकार उन्होंने क्रांति की, उसी प्रकार यानी कि आप भी परीक्षा में अपना हौसला कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और हर एग्जाम फाइट हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार
किस स्थान पर किया गया? कुंभलगढ़ में, बसवा में, खानवा में, मांडलगढ़ में? उत्तर करेंगे मांडलगढ़ में। व्याख्या देखो, खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा होश में आए तो बाबर से युद्ध करने के लिए इर्ची यानी कालपी के पास के मैदान में आ गए। राणा सांगा के साथियों ने राणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके कारण कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा का शव कालपी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां पर महाराणा सांगा की समाधि है। इस समाधि छत्री का निर्माण जगनेर जो यूपी के अशोक परमार थे उन्होंने करवाया था। बाबर ने राणा सांगा के लिए लिखा कि राणा सांगा का मुल्लक 10 करोड़ की आमदनी का था। कौन लिखता है? बाबर। कि राणा सांगा का मुल्लक 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के बचाया था? तो उत्तर करेंगे महाराणा उदय सिंह को बचाया था भाई। व्याख्या देखो, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय इतिहास में स्वामी भक्त, त्याग व बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। पन्नाधाय का जन्म माताजी की पांडोली कमेरी गांव आमेट ठिकाने में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के निवासी हरचंद सांखला की पुत्री थी। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार पन्नाधाय खिंची जाति की राजपूतनी थी। यह अपने पुत्र के बलिदान के बाद उदय सिंह को देवलिया लेकर पहुंची। देवलिया के रावत राय सिंह ने संरक्षण तो नहीं दिया, किंतु पन्नाधाय को एक घोड़ा दिया, जहां से पन्नाधाय डूंगरपुर चली जाती है और वहां के शासक आस्करन ने भी संरक्षण नहीं दिया। अंत में पन्नाधाय कुंभलगढ़ पहुंची, जहां उन्हें कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया। यहीं पर मारवाड़ के शासक मालदेव व मेवाड़ी सरदारों की सहायता से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया था भाई। बढ़ेंगे आगे और ऐसे ही बढ़ते रहो भाई, और वीडियो को लाइक करते रहो, जलको स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और PYQ क्वेश्चन इसी प्रकार के PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? डूंगरपुर, देवलिया, देलवाड़ा, कुंभलगढ़? तो उत्तर कर देंगे कुंभलगढ़ में। व्याख्या देखो, चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना व उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया। कुंभलगढ़ में ही 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित करके मार डाला था। वह चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? उदय सिंह ने। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया जाता है भाई। बढ़ते हैं आगे। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था भाई 25 फरवरी 1568 को किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। तो 25 फरवरी 1568 को। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। महाराणा चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया, जो कि मीरा भाई का भाई था भाई, और फत्ता सिसोदिया पर छोड़कर स्वयं उदयपुर के पास गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। कल्ला राठौड़ व बाज बहादुर भी चित्तौड़गढ़ में ही रहे। हुसैन कुल्ली खान ने महाराणा उदय सिंह का पीछा किया, किंतु वह उदय सिंह का पता नहीं लगा सका। एक रात तो दीवार की मरम्मत कराते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाता है। कल्लाजी, आगे देखो भाई, कल्लाजी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा, इसलिए उनको 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ व जयमल मेड़तिया हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच तथा फत्ता व रामपोल के भीतर वीर गति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568, ये डेट याद रखो भाई।
को फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा साका था। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। हो गया जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां चित्तौड़गढ़ में बनी है। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने कत्ले आम का आदेश दिया, जिसमें 30,000 लोग मारे जाते हैं। युद्ध के समय ईसरदान चौहान ने अकबर पर वार किया, किंतु अकबर बच गया। चित्तौड़ विजय के बाद आसफ खां को मेवाड़ का गवर्नर बनाया गया। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में मेवाड़ का गवर्नर किसे बनाया था अकबर ने? तो आसफ खां को बनाया था भाई। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? चित्तौड़गढ़ के किले के मुख्य द्वार पर, बीकानेर के किले पर, आगरा के किले पर, फतेहपुर सीकरी के किले पर। तो उत्तर करेंगे आगरा के किले पर लगवाई थी भाई। व्याख्या: अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार यानी दिल्ली दरवाजा के दोनों तरफ उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। बीकानेर के शासक रायमल ने जूनागढ़ के द्वार पर हाथी पर सवार जयमल व फत्ता की सूरजपोल दरवाजे पर मूर्तियां लगवाई थी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम जमा बांटो याद रखेंगे। जलाल खान, मान सिंह, भगवानदास और टोडरमल आपको याद रखना है। ये हो ही गया अपना। चलो इसकी भी देख लो यहाँ डेट। देखो जलाल खां कोर्ची को भेजा था अगस्त 1572 में, कई किताबों में दिसंबर भी आता है। मिर्जा राजा मान सिंह को जून 1573 में भेजा था। राजा भगवानदास को सितंबर अक्टूबर 1573 में भेजा था। टोडरमल को 1573 दिसंबर में भेजा था भी। चलो ये भी देख लो। कर्नल टोड के अनुसार मान सिंह के साथ मुलाकात उदयपुर में उदयसागर झील के पाल पर हुई, जिसमें भोजन आयोजन में महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। राज रत्नाकर व अमर काव्य में मान सिंह व अमर सिंह की भेंट सौहार्दपूर्ण बताई है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में यह भेंट गोगुंदा में बताई है। गोपीनाथ शर्मा ने यह भेंट गोगुंदा में बताई है। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? भगवानदास ने बिल्कुल किया था, टोडरमल ने भी किया था, जलाल खान ने भी किया था, लेकिन अबुल फजल को नहीं भेजा था भाई अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 85, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। व्याख्या देखो, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। 18 जून 1576 को डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव और अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे हुआ था। हल्दी घाटी का दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर एवं बलीचा गांव के बीच है। खमनोर एवं बलीचा गांव के बीच है। मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला होने के कारण हल्दी घाटी नाम पड़ा। इस युद्ध में मुख्य युद्ध स्थल रक्त तलाई था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा था, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ सका और ना ही अधीनता स्वीकार करवा सका। महाराणा प्रताप भी अकबर को पराजित नहीं कर सके। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख करता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी।
तो राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति, इनमें जो उल्लेख किया गया है वो ये किया गया है कि महाराणा प्रताप हैं वो इस युद्ध को जीत गए थे। तो उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा भाई। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? बदायूनी ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने, अबुल फजल अपना उत्तर हो जाएगा। देखो, बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। मेवाड़ की थर्मोपली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। व्याख्या देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा, मूणोत नैणसी ने कहा। राज प्रशस्ति शिलालेख, अमर काव्य, राणा रासो और संगत रासो में भी खमनोर का युद्ध कहा गया है। हल्दी घाटी गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। अपने ग्रंथ मुतखब उत तवारीख में युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूनी था, इसलिए बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, और बादशाह बाग का युद्ध कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। बढ़ो आगे, कदम बढ़ाओ आगे। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो हाथी का नाम था भाई राम प्रसाद, और घोड़ा चेतक। व्याख्या देखो, हल्दी घाटी युद्ध में जो हाथियों का युद्ध जो हुआ था उसमें कौन कौन से हाथी थे? मर्दाना भाई मान सिंह को हाथी हो, हवाई अकबर को हाथी हो, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। मुगलों ने इसको पकड़ लिया था और हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों ने इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। लूणा भी महाराणा प्रताप का हाथी था। और अन्य अन्य हाथी कौन कौन से थे? गजमुक्ता, गजराज और रनमदार, ये अन्य हाथी थे भाई युद्ध में। हाथी भी भाई खूब लड़े युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह प्रथम ने किया था भाई। किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने। अकबर की सेना का सेनानायक था मिर्जा राजा मान सिंह। अकबर की सेना का जनरल पूछा जाए तो आसफ खां था। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल महाराणा प्रताप स्वयं थे। महाराणा प्रताप की सेना का सेनानायक आखिम खां सुर पठान थे भाई। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 16,000, 40,000, 10,000, 80,000। उत्तर करेंगे 80,000 थी भाई। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मुगल सेना कितनी थी? 80,000 थी भाई। क्वेश्चन नंबर 91, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप व मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम के बीच, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम की सेना के बीच, महाराणा उदय सिंह और मुगल सेना के बीच। तो दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा थे किलेदार सुल्तान खां, इनके मध्य हुआ था। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। महाराणा प्रताप व दिवेर के मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां के मध्य हुआ था। मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान महाराणा प्रताप ने दिवेर राजसमंद से प्रारंभ किया था। अमरकोश काव्य के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। यह युद्ध विजयदशमी यानी दशहरा के दिन लड़ा गया था भी। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना था तथा मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहा है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहा है। बढ़ो आगे। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? तो उत्तर करेंगे सुल्तान खान गोरी थे। कौन थे? सुल्तान खान गोरी। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो उत्तर करेंगे 3 बार भेजा था भाई। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान
भगवानदास मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां ये आए थे। अक्टूबर 1576 को गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। फिर अकबर नवंबर 1576 में उदयपुर पर अधिकार कर लिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। किसने? अकबर ने। फिर शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजता है अकबर 15 अक्टूबर 1577 को, और 15 दिसंबर 1578 व 79 मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे, 77 से लेकर 79 तक। किसने? शाहबाज खां ने। फिर अब्दुल रहीम खान खाना आता है सेना लेकर के दिसंबर 1580 में। अकबर भेजता है किसे? अब्दुल रहीम खान खाना को। दिसंबर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में शिविर लगाया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को और बच्चों को बंदी बना लिया। फिर महाराणा प्रताप ने उनको वापस रिहा किया। अगला अभियान अकबर करता है जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को। यह अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। इस अभियान में जगन्नाथ कछुआ यानी भारमल का बेटा, जिसकी मृत्यु मांडलगढ़ में हो जाती है, यहाँ पर इसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी? जगन्नाथ कछुआ की। और इसने अंतिम अभियान किया था जगन्नाथ कछुआ ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 5 दिसंबर 1584 को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोगुंदा में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो उत्तर कर देंगे गोगुंदा में। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। व्याख्या: महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा में महादेव की बावड़ी में भीम राणा पुंजा ने अपना अंगूठा चीरकर प्रताप का राज तिलक किया। झाला राजपूतों के राजपुरोहित मसलिया रावत द्वारा भी महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। रावत कृष्णदास चूड़ावत ने महाराणा प्रताप की कमर में राजकीय तलवार बांधी। किसने? रावत कृष्णदास चूड़ावत ने। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। कविराज श्यामल दास और ओझा के अनुसार 1 मार्च 1572 को हुआ था। महाराणा प्रताप गुहिल वंश के 54वें नंबर के शासक थे। वह सिसोदिया वंश के 11वें शासक थे। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। इसी अवसर पर प्रताप ने मुगलों को मेवाड़ से निकालने की प्रतिज्ञा की थी। इस अवसर पर मारवाड़ के चंद्रसेन भी पधारे थे भाई। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 8 मई 1541 को, 1 मई 1540 को, 9 मई 1542 को, 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म किस दिन हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। व्याख्या: महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। उस दिन भाई रविवार था। को उदय सिंह की रानी जयवंताबाई के गर्भ में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जुनई कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम भाई किक्का था, क्योंकि पहाड़ी बच्चा था ये। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? देखो, राम सिंह तंवर या राम साहब बिल्कुल लड़े थे। रावत कृष्णदास चूड़ावत भी लड़े थे। माधो सिंह कछुआ और अशोक परमार ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, महाराणा प्रताप की तरफ से नहीं, तो ये गलत है। बिद्दा झाला भी लड़े थे। तो यानी कि अपना उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। चलो, ये व्याख्या हमने देख ली। क्वेश्चन आगे बढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? पुरोहित गोपीनाथ बिल्कुल थे चंदावल भाग में। चंदावल होता है पीछे का, सेना के पीछे का भाग। तो पुरोहित गोपीनाथ भी थे और राणा पुंजा भी थे, और साथ में यानी कि फिर बात करें तो जयमल मेड़तिया ये भी चंदावल भाग में थे। हकीम का सुर नहीं थे, ये हरावल भाग में थे। चारण जैसा भी चंदावल भाग में थे, लेकिन कृष्णदास चूड़ावत हैं ये भी हरावल आगे के भाग में थे। तो हकीम खां और कृष्णदास चूड़ावत ये हरावल भाग में थे।
बाकी चंदावल भाग में थे। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसकी थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, ये देख लो भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में निम्न लोग शामिल थे। पुरोहित गोपीनाथ था, राणा पुंजा थे, जयमल मेड़तिया हो और चारण जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? तो भाई किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को बनाया था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी भाई, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। और फिर बाद में भाई चावंड को राजधानी बनाते हैं 1585 से लेकर 1685 तक। बढ़ते हैं आगे। चलो व्याख्या दे रखी है, व्याख्या देखो भाई थोड़ी। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे, जहां इन्होंने अपना इलाज करवाया। कोल्यारी से प्रताप कुंभलगढ़ आए व कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। महाराणा प्रताप ने मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। किसको मारकर? मुजाहिद बेग को मार करके गोगुंदा पर अधिकार कर लिया महाराणा प्रताप ने। प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा के लिए मांडन कुंपावत को तथा कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए मेहता नरबंद को नियुक्त किया। शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को मुगलों ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए हुए इस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। यह पहला अवसर था जब किसी विदेशी आक्रमणकारी ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। शाहबाज खां ने यह दुर्ग गाजी खां को सौंप दिया था भाई। किसको? गाजी खां को सौंपा था शाहबाज खां ने। क्वेश्चन नंबर 99, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में कौन सा सत्य कथन है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभन करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। बिल्कुल सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। बिल्कुल सही है। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया। बिल्कुल सही है। और राणा प्रताप को पकड़ने के लिए अंतिम सफल अभियान, भाई ये तीसरा, इसमें चौथा देखो, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम सफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सेना के साथ टुकड़े में भेजा गया। चारों कथन सत्य हैं भाई। व्याख्या देख लो। महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई भटियानी से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जबकि प्रताप सबसे बड़ा व योग्य पुत्र था। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन होने पर जगमाल को कुछ सरदारों ने गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जालोर के अख्यराज सोनग्रा व ग्वालियर के राम सिंह ने जगमाल को गद्दी से उतारकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठा दिया। जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने जगमाल को पहले जहाजपुर फिर आंधी की जागीर दे दी। महाराणा प्रताप ने मान सिंह के जाने के बाद गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। क्वेश्चन नंबर 100, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का, सर टॉमस रो का, डॉक्टर बेनी प्रसाद का, सर जे.एन. सरकार का? तो उत्तर करेंगे सर टॉमस रो का। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया राज्याभिषेक पद्धति? तो ये चक्रपाणि मिश्र का ग्रंथ है। मुहूर्तमाला भी चक्रपाणि मिश्र का ग्रंथ है।
देवमूर्ति प्रकरण ये मंडन का ग्रंथ है भाई। और विश्व वल्लभ ये भी चक्रपाणी मिश्र का ग्रंथ है। और व्यवहार दर्श ये 4 ग्रंथ लिखे थे किसने? चक्रपाणी मिश्र ने लिखे थे भाई, जो महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। किस शासक ने स्वयंभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? राव चंद्रसेन ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने? उत्तर करेंगे महाराणा प्रताप ने। किस शासक ने स्वयंभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? महाराणा प्रताप ने किया था भाई। चलो थोड़ी व्याख्या देखो इसमें। जिस भूमि पर प्रताप अपना नियंत्रण नहीं रख सका वहां उसने स्वयंभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया। प्रताप ने मेवाड़ के उपजाऊ भाग की जनता को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा की ओर पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिए, जिससे भीतरी गिरवा और मुगल अधीन मेवाड़ के बीच के भूखंड में यातायात के साधन, खाद्य पदार्थ एवं घास उपलब्ध न हो सके। प्रताप ने मेवाड़ के हरे भरे भाग को तहस नहस करवा दिया ताकि शत्रु दल इसका उपयोग न कर सके। चेतक की समाधि भाई बलीचा राजसमंद हल्दी घाटी में है, ध्यान में रखना है भाई। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो कब तक रही थी? 1615 तक। व्याख्या देखो, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो उत्तर करेंगे 24 वर्ष तक। व्याख्या देखो, महाराणा प्रताप का जन्म शासन 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा था, यानी 24 वर्षों तक शासन किया था। ये डिटेल हमने लगभग पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 105। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो उत्तर करेंगे 1585 को। व्याख्या देखो, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर प्रताप ने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। यहीं पर प्रताप के समय की चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। निसारदीन इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसने 1605 में अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला नामक चित्र बनाया। चावंड अगले 29 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड 1585 से 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, यह कथन किसका है? तो यह कथन वी.ए. स्मिथ का है। व्याख्या, उपयुक्त कथन वी.ए. स्मिथ का है। बदायूनी ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महानतम सुल्तान कहा है। किसने? बदायूनी ने। और देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, यह कथन वी.ए. स्मिथ का है भाई। किसका है? वी.ए. स्मिथ का। बढ़ते हैं आगे। महाराणा प्रताप को नीला घोड़ारा अस्वार किसने कहा है? शक्ति सिंह ने, जगमाल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मेवाड़ की जनता ने? उत्तर करेंगे शक्ति सिंह ने। महाराणा प्रताप को नीला घोड़ारा अस्वार शक्ति सिंह ने कहा है। व्याख्या देख लो, महाराणा प्रताप को नीला घोड़ारा अवतार प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने कहा। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध से निकलने के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, तब उपयुक्त संबोधन का प्रयोग किया। शक्ति सिंह ने बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु, यानी कि बलीचा गांव में चेतक की समाधि होने पर महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर प्रताप की सहायता की। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की कितनी आर्थिक सहायता की थी? तो उत्तर करेंगे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और 25 लाख रुपए दिए थे भाई। 20,000 तो सोने के सिक्के दिए और 25 लाख रुपए दिए थे। किसने? भामाशाह ने। चलो व्याख्या देखो। व्याख्या, भामाशाह मेवाड़ राज्य का दीवान था। भामाशाह का जन्म 1547 ईस्वी में पाली में जैन परिवार में हुआ।
1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। इस अवसर पर भामाशाह के साथ प्रथा भील भी आया था। इसी प्रथा भील ने भामाशाह के उस गुप्त खजाने की रक्षा की थी जिसे भामाशाह ने महाराणा प्रताप को भेंट किया। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। इस धन से प्रताप ने 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह किया था। और भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में असत्य बताना है? क्वेश्चन को फिर देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में असत्य है यानी सही नहीं है? महाराणा प्रताप ने ढोलान भाग का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सत्य कथन है। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ गांव में बनाई तथा लोह सिंह गांव राजसमंद में पड़ाव डाला था, तो ये कथन भी सही है। मुगल सेना ने युद्ध की योजना मेगजिन दुर्ग में बनाई थी, अकबर के किले में बनाई थी, ये सही है। प्रताप ने युद्ध के मैदान में मेहतर खान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे, तो ये गलत है। मेहतर खान नहीं था, बहलो लोदी था भाई, उसके 2 टुकड़े किए थे प्रताप ने। ये व्याख्या में भी यही दिया हुआ है, बढ़ो आगे। 110 लिखना भूल गए, 100 लिख दिया। तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में लाभ होगा। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बदायूनी का, आसफ खां का, मेहतर खां का, बहलो लोदी का। तो आसफ खां ने कहा था कि तुम तो अपना वार करते जाओ, मुस्लिम सेना को कहा था, अकबर की सेना में था ये भाई। चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत हो वो मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में इसका लाभ होगा। तो आसफ खां ने कहा था। और किससे कहा? बदायूनी से कहा था भाई। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर द्वारा प्रताप पर आक्रमण का कारण क्या था? तो उत्तर है गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग को खुला रखने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुहिल वंश से सिसोदिया वंश के संबंध में असत्य है यानी गलत है? यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है, बिल्कुल सही है। इसके झंडे में जो दर्द राखे धर्म तिहि राखे करतार लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। एक ही प्रदेश पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है, बिल्कुल सही है। गोहिल वंश का शासन वर्तमान के जिलों कोटा, बूंदी और झालावाड़ में था, ये गलत है भाई। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में नहीं था, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गोहिल वंश का कुल देवता एकलिंग जी महाराज है, बिल्कुल सही है। गोहिल वंश के आराध्य देवता गढ़बोर का चार भुजानाथ है, बिल्कुल सही है। गोहिल वंश के कुल देवी बाण माता है, यह भी सही है। गोहिल वंश की इष्ट देवी अंबिका नहीं है भाई, कौन है? अंबिका माता नहीं है। गोहिल वंश की इष्ट देवी अंबिका माता नहीं है। आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? तो ये हम आगे देखेंगे भाई, तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, मेवाड़ के किस शासक को चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है? जेतर सिंह को, तेज सिंह को, बप्पा रावल को, कुंभा को? तो उत्तर करेंगे बप्पा रावल। व्याख्या, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा है भाई। मेवाड़ के किस शासक की उपाधि राजगुरु व चकवे की जिसने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था? तो उत्तर करेंगे बप्पा रावल। बप्पा रावल को उपाधि थी राजगुरु और चकवे की। व्याख्या देखो, बप्पा रावल काल भोज की उपाधि राजगुरु व चकवे की थी। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। रावलपिंडी पाकिस्तान का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा। बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
बैजनाथ प्रशस्ति व नेणसी के अनुसार बप्पा को राज्य हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। बप्पा रावल हरित ऋषि के मत यानी पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नागदा को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो बप्पा रावल ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो उत्तर करेंगे बप्पा रावल। व्याख्या, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे, जिन पर सूर्य, बछड़ा और गाय का चित्र है। यह सिक्का 115 ग्रेन का, भी कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन का है। कौन यह उल्लेख करता है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर मानमौर्य को पराजित किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य, कवि राज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो उत्तर करेंगे कवि राज श्यामल दास इस बात का उल्लेख करता है। व्याख्या देख लो। कविराज श्यामल दास ने के वीर विनोद में उल्लेख आता है कि बप्पा रावल ने मानमौर्य को पराजित किया था 734 ईस्वी में और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला पहला गुहिल शासक जेतर सिंह था। ये मानते हैं दशरथ शर्मा भाई। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रावलपिंडी में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, खुरासन में। तो खुरासन में हुई थी भाई कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई थी, जबकि अधिकांश विद्वानों के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई थी। नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है। बप्पा रावल ने अंतिम समय में संन्यास लिया था, यह उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदनाथ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, एकलिंगनाथ मंदिर की प्रशस्ति में, चीरवा का शिलालेख। तो उत्तर करेंगे एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल ने अंतिम समय में संन्यास लिया था। व्याख्या, 1488 ईस्वी की एकलिंगनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति में बप्पा रावल के अंतिम समय में संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? जेतर सिंह ने, बप्पा रावल ने, अलट ने, सामंत सिंह ने। उत्तर करेंगे अलट ने। अलट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। व्याख्या, अलट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। आहड़ से प्राप्त लेख में मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक, अक्षपटलिक, वंदीपति और बिस्गाधिराज आदि प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। आलू रावल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? जेतर सिंह, अलट, बप्पा रावल, रावल रतन सिंह। तो उत्तर करेंगे अलट। बप्पा रावल की राजधानी थी भाई नागदा। अलट ने राजधानी बनाया आहड़ को। जेतर सिंह ने राजधानी बनाया था चित्तौड़ को। फिर से याद करो, बप्पा रावल की राजधानी नागदा, अलट की आहड़ थी और जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। व्याख्या, आलू रावल की उपाधि अलट ने धारण की थी। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया था। अलट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। अलट को आहड़ नगर का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण अलट ने करवाया। अलट का मुख्यमंत्री मम्मट था। संधि विग्रहक वह मंत्री जो युद्ध व संधि करता है, उसे संधि विग्रह कहा जाता है। वो कौन थे? वो थे दुर्लभराज भी अलट के समय। वंदीपति यानी मुख्य भाट या कविता जो लिखते हैं नाग थे। बिस्गाधिराज मुख्य वेद्य रुद्रादित्य था भी अलट के समय। अक्षपटलिक यानी आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला मयूर और समुद्र थे। मेवाड़ राज्य में श्वेतांबरों को सर्वप्रथम आश्रय अलट ने ही दिया था। बढ़ेंगे आगे।
आहड़ के देवकुलिका लेख के अनुसार मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में हत्या कर दी? रावल, बप्पा रावल ने, जेतर सिंह ने, अलट ने, सामंत सिंह ने। उत्तर करेंगे अलट। क्वेश्चन को फिर देखो, आहड़ के देवकुलिका लेख के अनुसार मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में हत्या कर दी थी? तो अलट ने की थी भाई। व्याख्या देखो, अलट ने प्रतिहार शासक देवपाल की युद्ध के मैदान में ही हत्या की। आठपुर शिलालेख के अनुसार अलट के पिता भृतभट्ट द्वितीय को 3 लोकों का तिलक कहा जाता है। अलट की माता का नाम महालक्ष्मी था, जो राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। अलट की रानी हरिया देवी किसी दोष से पीड़ित हो गई थी। तब श्वेतांबर जैन आचार्य बलभद्र सूरी ने दोष को दूर किया था। मेवाड़ के किस शासक के समय रावल व राणा शाखा का जन्म हुआ था? अलट के समय, बप्पा रावल के समय, रणसिंह के समय, सामंत सिंह के समय। उत्तर करेंगे रणसिंह के समय। व्याख्या देखो, रणसिंह के 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहप। छेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया। राहप ने सिसोदिया ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए ने राणा शाखा को जन्म दिया। इस प्रकार मेवाड़ में रावल व राणा शाखा का जन्म रणसिंह के समय हुआ। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है? बप्पा रावल को, अलट को, जेतर सिंह को, रणसिंह को। तो उत्तर करेंगे जेतर सिंह को। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना है। बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी में राजसमंद जिले में इल्तुतमिश व रावल जेतर सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी, जो धोलका गुजरात के शासक राणा वीर धवल के मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल का कृपा पात्र थे, के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इस युद्ध में रावल जेतर सिंह की जीत होती है। रावल जेतर सिंह के दरबार में पदम सिंह, केल सिंह, कलहण करम सिंह जैसे शिल्पकार और रतन प्रभ सूरी, पार्श्वचंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान विद्यमान थे। मदन व वालाक इसके योग्य सैन्य अधिकारी थे भाई। बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि झलको स्टडी चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में प्रत्येक वीडियो को आप लाइक भी जरूर करें। मेरे हिसाब से भाई एक वीडियो और डालना पड़ेगा, मेवाड़ का इतिहास पार्ट 4 और शायद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।